वेलकम टू आवर स्टडी चैनल माइंड प्लेस फेयर लर्निंग नेवर एंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी बेसिकली जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इफ़ ए सेमीकोलन बी डबल सेमीकोलन सी टू डी। होता ये है कि ए या तो बी से रिलेट करेगा, बी ए से रिलेट कर सकता है, बी ए से रिलेट कर सकता है, यानी कि एक रिलेशनशिप सेटअप होती है एनालॉजी के अंदर पहले दो सेट्स के अंदर। तो उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के बेसिस पे हमको क्या करना होता है, सी और डी के बीच का रिलेशनशिप सेटअप करना होता है। रिलेशनशिप जो है वो ए और डी का भी सेटअप होता है और डी और बी का भी हो सकता है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप जो भी होने वाले हैं इसमें वही हमको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कितने तरीके के एनालॉजी होते हैं। एनालॉजी के जो टाइप्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन से 3 तरीके के टाइप्स हैं? पहला है नंबर एनालॉजीज, दूसरा है लेटर एनालॉजीज, तीसरा है वर्बल एनालॉजीज। चलिए देखते हैं नंबर एनालॉजीज में क्या है। नंबर एनालॉजीज को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखने होंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर लिखा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि आपको अप्लाई क्या करना है इनके बीच के में। हो सकता है पहले दो सेट के बीच में, ए और बी के बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या एडिशन का कोई या सब्ट्रैक्शन का भी कोई रिलेशनशिप सेटअप हो, तो उन्हीं के आधार पे हमको सी और डी का निकालना है। दूसरे में क्या लिखा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के लिए तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। तो तकरीबन 60 तक तो याद रखिए। क्यूब और क्यूब रूट भी याद रखिए। फिर लिखा हुआ है नंबर कैन बी कॉन्सिक्यूटिव, इवन, ऑड एंड प्राइम नंबर। इवन नंबर आपको पता है, ऑड नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर आपको पता ही है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो इनके बीच का एक रिलेशनशिप सेटअप होना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर एनालॉजीज में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो लिखा हुआ है 25, 36, 49। उसके आगे आपको ब्लैंक रखा है, यानी कि ए और बी, यानी ए क्या है आपके पास 25, 36 दे रखा है, डबल सेमीकोलन 49 और यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिलेशनशिप क्या सेटअप होना है। हमको ये पता चल रहा है यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है, ये पता चल रहा है ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 5 और 6 का स्क्वायर एक सेटअप हो रहा है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो ये है ही नहीं 64। तो रिलेशनशिप हो सकता है कुछ दिख रहा हो हमको, एक बार मैं क्लिक कर रहा हो कि भाई ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर का रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, है ही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा रिलेशनशिप क्या है, हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं। तो 36 माइनस 25 करके देखिए कितना हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का माइनस किया, 36 माइनस 25 तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो यहाँ पे 11 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी, 60। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27, 51। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वहाँ पे, 27, 51 डबल सेमीकोलन 83 ब्लैंक, और ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या सेटअप होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 27, 51 डबल सेमीकोलन 83 ब्लैंक। तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप सेटअप हो सकता है, माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करके देखा तो हमने कितना आ रहा है, 24। अगर मैं इसमें 24 प्लस करता हूँ तो इसके बीच का रिलेशनशिप कितना सेटअप हो जाना है, 24 ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है यहाँ पर, 104। 104 क्या आपके ऑप्शन है ना इसमें, नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके के रिलेशनशिप में आपकी क्या थोड़ी सी रीजनिंग, यानी कि आपकी कोई ट्रिक्स लगने वाली है। तो यहाँ पे मेरे को 27 की तरफ देख रहा हूँ तो ये दिख रहा है मेरे को 3 का क्यूब, और कोई क्यूब नहीं है तो ये भी क्यूब में नहीं जाएगा। यहाँ पे 51 को देख के ये लग रहा है कि ये 17 × 3, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 83 को देख के लग रहा है कि कुछ भी नहीं, लेकिन ये सभी नंबर क्या हैं, किसी न किसी स्क्वायर के नज़दीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 का स्क्वायर प्लस 2, 51 को लिखूँ 7 का स्क्वायर प्लस 2, इसको लिखूँ मैं 9 का स्क्वायर प्लस 2,
तो ये कितना हो जाना है 11 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 123। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 123। तो इसी तरीके के कुछ रिलेशनशिप हैं जो आपको रीजनिंग यानी कि एक थॉट करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका क्या रिलेशनशिप के हिसाब से क्या ऑप्शन आपका हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 104 ऑप्शन दिया होता तो आपका रीजनिंग भी सही हो जाती माइनस की ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, दूसरा क्या है 11:25 सेमी कोलन 17 इंटू डैश। तो 11:25 तो ये तो एक प्राइम नंबर है 11 की तरफ देखें तो एक प्राइम नंबर है, तो इसमें ना ये किसी का क्यूब है ना किसी का स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट है। हाँ, स्क्वायर रूट तो 121 का है लेकिन 121 तक हमको जाना नहीं है। दूसरे में क्या लिख रखा है 17। यहाँ पे भी देखें तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, दूसरे में देखें ये 25 एक स्क्वायर है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई स्क्वायर आ जाए। अगर स्क्वायर आना होगा तो हमें ऑप्शन की तरफ देखना है, तो यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है। हमारा ऑप्शन है 33, 28, 41, 37। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है ए रिलेट कर रहा है बी से, तो बी इज इक्वल्स टू यानी कि ए इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है, यानी कि 25 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है। 17 में देख लेते हैं, 17 में डी है ये, तो डी इज इक्वल्स टू हमें क्या करना है c इंटू 2 प्लस 3 करना चाहिए। तो c कितना है आपका 17 इंटू 2 प्लस 3 करना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है आपका d कितना हो जा रहा है इस रिलेशनशिप के हिसाब से, ये ट्रिक के हिसाब से कितना हो जा रहा है 37। तो 37 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा और पांचवा क्वेश्चन सेम है। चौथे में लिखा हुआ है 4:256 डबल सेमी कोलन 5:, डैश। तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि 4 और b का रिलेशनशिप क्या है, b क्या है 4 की पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए d इज इक्वल्स टू c की पावर 4 हो जाना चाहिए, यानी 5 की पावर 4 हो जाना चाहिए, यानी कि 625। जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, यह आपको करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है इसका। ठीक है, ये थे नंबर एनालॉजीज की कुछ ट्रिक। प्रैक्टिस करते जाइए, और भी ट्रिक्स निकल के आती रहेंगी। प्राइम नंबर की निकलेगी, ऑड नंबर, इवन नंबर की, स्क्वायर्स याद कर लीजिए, क्यूब रूट्स याद कर लीजिए, सारी जितने भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इनकी ट्रिक्स याद रखिए, तो सारा कुछ आपका होता चला जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास लेटर एनालॉजीज। लेटर एनालॉजीज में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या बोलता है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3, ऐसे x इज इक्वल्स टू 24, y इज इक्वल्स टू 25, z इज इक्वल्स टू 26। सबके पोजीशन के नंबर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, याद करने का कारण ये है कि भाई आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें ABCD निकालने बैठ गए तो फिर टाइम चला जाएगा, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी पे मैटर करता है सब कुछ। अगर आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। रिवर्स ऑर्डर भी याद करना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, A इज़ रिलेटेड टू Z, B इज़ रिलेटेड टू Y, C इज़ रिलेटेड टू X, ABCD लिख लीजिए M तक, फिर N से उल्टी लिख लीजिए, तो ये दोनों इनके रिवर्स ऑर्डर हो जाएंगे कि A का Z हो गया, B का Y हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन इन विच द लेटर्स हैव बीन ग्रुप टुगेदर इन फर्स्ट 2 सेट्स सेमीकोलन then related either third or fourth sets to find remaining set। कहने का मतलब यही है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया गया था, आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है ए और बी के बीच में, सेमीकोलन अदर 2 सेट में से कोई एक दिया होगा तो इनके बीच में, जैसे डी आपको दिया है तो सी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बीच के रिलेशनशिप को सेटअप करके। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लेटर एनालॉजीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, BDEG DFGI। तो BDGI, फिर क्या लिखा हुआ है, DEG लिखा है, BDEG DFGI। चलो सेमीकोलन की बात बाद में करेंगे, आगे क्या है,
बी डी ई जी इनके नंबर क्या है? बी डी ई जी, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है। ठीक है, डी की बात करी गई, डी एफ जी आई, इनके नंबर क्या होते हैं? 4 6 7 9। अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखें बी और डी का, यानी कि 2 और 4 हो गया, 4 6 हो गया, 5 7 हो गया, यानी कि यहाँ पे सब में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, हमको गिवन क्या है उस तरफ? एच के एम ओ, तो एच का नंबर कितना होता है? 8, के का नंबर 11, एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15। तो इनमें +2 करते जाइए आप, तो नंबर क्या निकल के आएंगे आपके? 10 13 14 15 17। तो 10 पे आपको पता होना चाहिए कि 10 पोजीशन पे क्या है हमारा? जे होता है हमारा, 13 पे एम, 15 पे ओ, इस पे क्यू। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाना है यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाना है, जे एम ओ क्यू। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप सेटअप होंगे आपके लेटर एनालॉजीज में। यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या था? डी डी ई जी और डी एफ जी आई में क्या था? +2 के लेटर आगे बढ़े हुए थे, यानी कि +2 था, यानी कि 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, 5 का 7 हो गया, 7 का 9 हो गया। उस तरफ क्या हो गया? एच के एम ओ में 8 का 10 हो गया, 11 का 13 हो गया, 13 का 15 हो गया, 15 का 17 हो गया। तो ये एक रिलेशनशिप सेटअप होती है हमारी लेटर एनालॉजीज में। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ए सी डी एफ। ठीक है, इसके इसके सेमीकोलन में क्या लगेगा? सी जी जे एन। नंबर लिख लेते हैं पहले तो हम। इसका कितना हो रहा है? 1 3 4 6। सी का कितना हो रहा है? सी जी जे एन का कितना हो रहा है? 3 7 10 14। यानी कि आप देखें 1 3 हो जा रहा है, यानी कि +2 हो रहा है, 3 7 हो जा रहा है, यानी कि +4 हो रहा है, 4 10 हो जा रहा है, यानी कि +6 हो रहा है, 6 14 हो जा रहा है, यानी +8। तो रिलेशनशिप क्या सेटअप हो रहा है? +2 +4 +6 +8। अब आपके पास सेमीकोलन पे क्या लिखा हुआ है? बी ई एच आई, बी ई एच आई। तो इनके नंबर क्या होंगे? 2 5 8 9। ठीक है, तो इसमें +2 किया तो कितना हो जाएगा? 4। इसमें +4 किया तो कितना हो गया? 9। इसमें +6 किया गया तो कितना हो गया? 14। इसमें +8 किया गया तो 17। तो इनके नंबर क्या होंगे? डी आई एन क्यू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाना है आपका? ऑप्शन बी हो जाना है, डी आई एन। यानी कि पोजीशन मैटर करती है। इतनी जल्दी क्वेश्चन करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि पोजीशन मैटर कर रही है। पोजीशन मैटर कर रही है यानी कि आपको इन अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद रखने ही रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर एनालॉजीज के लिए। फिर आगे क्या दिया हुआ है आपको? SUWY। फिर क्या दे रखा है आपको? LPTX। नीचे लिख लेते हैं LPTX, यानी कि इन दोनों का रिलेशनशिप सेटअप करना है। तो इनके नंबर लिख लेते हैं। S का कितना होता है? 19, U का 21, इसका 23, इसका 25। ठीक है, L का कितना होता है हमारा? 12, T का कितना होता है? 16, 20, X का कितना होता है? 24। तो यानी कि इनके रिलेशनशिप के हिसाब से ये बैठ रहा है कि ये -7 हुआ, 19 में से 12 गया तो -7, ये -5, ये -3, ये -1, यानी कि एक और नंबर की सीरीज चल रही है माइनस की, -7 -5 -3 -1। तो यही हमको सेकंड सेट में लेके जाना होगा। तो PRTB है, तो P कितना होता है हमारा? 16, R 18, 20,
22, -7 करना है, इधर पे -5 करना है, इधर -3 करना है, इधर -1 करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 16 - 7 आपका 9 हो गया, ये 18 - 5 13 हो गया, ये 17 हो गया आपका, ये 21 हो गया। तो इनके नंबर याद रखें, ये आई हो गया, ये आई हो गया आपका। थर्टीन कितना हो गया आपका, एम हो गया। 17 आपका क्यू हो गया। ये आपका कितना हो गया, यू हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आई एम क्यू यू। आई एम क्यू यू कहाँ पे है आपका, डी ऑप्शन में। तो आपका इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। मान लीजिए आपका आई एम क्यू यू नहीं निकला, जो भी हमने यहाँ पे सेट रखा, यहाँ पे जो भी रिलेशन रखा था हमने, ये रिलेशन रखा था हमने, ए और बी के बीच का रिलेशन ये रखा था, सी और डी के बीच का रिलेशन ये रखा था। तो मान लीजिए इसके बीच का रिलेशन के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यही इसका फिर कुछ और रिलेशनशिप सेटअप होगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या कह रहा है, बी सी डी ई, आगे क्या लिखा है, डी एफ एच एच। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि डी का रिलेशन भी एच के साथ है, ई का रिलेशन भी एच के साथ है। पता नहीं है क्या बैठने वाला है, तो हम देख लेंगे कि क्या होने वाला है। बी सी डी ई के हिसाब से जो नंबर बैठने वाले हैं वो बी को 2 लिख रहा हूँ, सी को 3 लिख रहा हूँ, डी को 4 लिख रहा हूँ, इसको 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, डी को कितना लिख रहा हूँ मैं, 4 लिख रहा हूँ, एफ को 6 लिख रहा हूँ, एच को 8 लिख रहा हूँ, फिर एच को क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ। तो इनके बीच का रिलेशनशिप हमको सेटअप करना है। तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि 2 को 4 बनाया है, तो यानी कि +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे × 2 हो रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे × 2 लिखूँ तो भी बात वही है, अगर यहाँ पे × 2 लिखूँ तो बात वही है, यहाँ पे +3 लिख दूँ तो बात वही है, और यहाँ पे +3 रख दूँ तो बात, यानी कि हमारा रिलेशनशिप कैसा सेटअप हुआ, × 2 + 3 × 2 + 3। तो वही हमको उसमें करना होगा दूसरी तरफ सी और डी के बीच में। सी कितना दे रखा है, एफ जी एच आई दे रखा है। तो एफ कितना, 6 7 8 9, यानी +2 करें, × 2 करें, +3 करें, × 2 कर दें, +3 कर दें। तो +3 करा तो ये कितना हो गया आपका 12, × 2 किया तो 16, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया आपका 12। तो 12 नंबर पे कितना होता है, एल जे पी फिर से एल। तो ऑप्शन में चेक करें कि ये आ रहा है क्या हमारा एल जे पी एल। एल जे पी एल हमारा किस ऑप्शन पे आ रहा है, ए ऑप्शन पे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे लेटर एनालॉजीज के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, लेटर एनालॉजीज आपने पढ़ी, आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आपको किस चीज़ को याद रखना है, पोजीशन ऑफ लेटर्स याद रखना है, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स याद रखना है। तो इसके हिसाब से आपका ये लेटर एनालॉजीज कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशनशिप आप बहुत इजीली सेटअप कर सकते हैं। नंबर एनालॉजीज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कभी कभार क्या होता है कि × 5 +5 +7 कुछ करके रहता है रिलेशनशिप, लेकिन लेटर एनालॉजीज को आप बहुत अच्छे से पोजीशन अगर याद करते तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होते चल जाएंगे। फिर लास्ट क्या आता है हमारे पास, वर्बल एनालॉजीज। वर्बल एनालॉजीज पे यहाँ पे आपके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि वर्बल एनालॉजीज के पहले तो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे ये भी हम बात कर लेंगे। वही रिलेशनशिप सेटअप होगा कि ए का बी से या बी का ए से होगा, डबल सेमीकोलन सी का डी से होगा, डी का सी से होगा। ठीक है, अब ए और डी के बीच में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रीज़ एंड करेंसीज, यानी कि आपको कंट्रीज़ एंड करेंसीज याद रखनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन लगाते जाइए, कंट्रीज़ और करेंसी धीरे धीरे याद होती चली जाएगी। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ज़्यादातर आते हैं, आपको कंट्री याद रखनी पड़ती है। करंट अफेयर में कंट्रीज़ कौन सी आती है, फेमस कंट्रीज़ तो आती नहीं है, जो हमारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो हमारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की हैं, तो उन्हीं के हिसाब से
कंट्री और उनकी कैपिटल्स, उनकी करेंसी, उनके प्रेसिडेंट, जो भी चांसलर होते हैं, जर्मनी में जैसे चांसलर होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इन्हीं सब पे एक सेटअप रहता है वर्बल एनालॉजीज़ का। फिर क्या है, कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स लिखा हुआ है, कैपिटल आपको याद रखनी है, स्टेट और उसकी कैपिटल याद रखनी है। फिर लिखा है एनिमल एंड देयर साउंड। कुछ क्वेश्चन आते जाएंगे, हम देखते रहेंगे। मेजरिंग इक्विपमेंट, यानी कि प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर होता है, तो टेम्परेचर को नापने के लिए क्या होता है, ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा। वो टेम्परेचर को नापने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, इन्वेंशन जो भी हुए हैं अभी तक, ठीक है। कंट्रीज़ एंड देयर नेशनल स्पोर्ट, उनके नेशनल स्पोर्ट भी याद रखने हैं। सब्जेक्ट एंड देयर स्टडीज़, यानी सब्जेक्ट एंड देयर स्टडीज़ यानी कि बॉटनी प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है। और भी जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो किस किस फील्ड के लिए होते हैं, इनके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनिमल एंड देयर शेल्टर, एनिमल और उसके शेल्टर, कहाँ पे ये सब लोग रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर राइडर, यानी कि टैक्सी को चलाने वाला क्या होता है, ट्रेन को चलाने वाला क्या होता है, एरोप्लेन को चलाने वाला क्या होता है, ठीक है। इन सब के राइडर के नाम आ सकते हैं। अपोजिट बर्ड्स के बारे में आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, बॉडी पार्ट्स के बारे में आ सकता है। थिंग्स एंड देयर वर्किंग के हिसाब से चलता है। वर्क एंड वर्कर्स, यानी कि गोल्ड की काम कौन करता है, आयरन का काम कौन करता है, इनके हिसाब से क्वेश्चन बैठ सकते हैं। हेड ऑफ द नेशन एंड देयर पोस्ट के हिसाब से। चलिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कंट्री एंड करेंसी का, तो इंडिया, जिस क्वेश्चन कैसे करना है पहले याद रखिए, ये आपको पता है कि क्वेश्चन क्या है। इंडिया के रिलेशन में क्या दे रखा है, रुपी दे रखा है। इंडिया के रिलेशन में रुपी दे रखा है, तो अमेरिका के रिलेशन में क्या आने वाला है। इंडिया में तो रुपया चलता है, तो अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो ये याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन आपके में आने वाले हैं, जैसे कि टका है, पाउंड है, येन है, यूरो है, डॉलर है, तो टका आपको पता होना चाहिए कि भाई टका कहाँ चलता है, बांग्लादेश में चलता है। पाउंड का चलता है, इंग्लैंड में चलता है। येन का चलता है, जापान में चलता है। तो यूरो का चलता है, यूरोपियन संघ के कई सारी कंट्रीज़ में चलता है, फ्रांस वगैरह में चलता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि भाई ये इसका मतलब, आपने एक क्वेश्चन करा है, यहाँ पे आपको पता था इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन आप ऑप्शन से कई सारी कंट्रीज़ या उनकी करेंसीज या कैपिटल्स भी याद कर सकते हैं। तो आपको पता है इसका ऑप्शन क्या है, आप ई डॉलर है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अफ़गानिस्तान इज़ रिलेटेड टू काबुल। ये कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स का है। अफ़गानिस्तान काबुल से रिलेट कर रहा है, यानी कि काबुल जो है वो राजधानी है अफ़गानिस्तान की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है, बुल्गारिया की क्या दे रखा है, सोफिया दे रखा है, कनाडा की क्या दे रखा है, टोरंटो दे रखा है, क्यूबा की क्या दे रखा है, बेरमो दे रखा है, घाना की क्या दे रखा है, टेमा दे रखा है, जापान की बीजिंग दे रखा है। चलो देखते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, हमको जापान की पता है कि भाई टोक्यो, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाना है। कनाडा फेमस कंट्री है, बड़ा कंट्री है, तो इसकी आपको पता है ओटावा होती है कैपिटल। तो आपको इसमें ये बताना है कि देखिए, आप इससे कई सारी कंट्रीज़ की, एक क्वेश्चन से कई सारी कंट्रीज़ की कैपिटल्स याद कर सकते हैं, ठीक है। क्यूबा की आपको पता है हवाना होती है। घाना की आपको पता है क्या होती है, घाना की मेरे ख्याल से एक्रा करके होती है, ACCRA, एक्रा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, बुल्गारिया की क्या होगी, सोफिया होगी, ठीक है। तो आपको कैपिटल्स और उसकी कंट्रीज़ और उसकी कैपिटल्स भी याद रखनी होगी। अगला क्या क्वेश्चन है आपके पास कि एनिमल एंड देयर साउंड्स और मूविंग नेचर, ठीक है। डोंकी क्या करता है, डोंकी ब्रे करता है। अब ये मत बोलना कि भैंचू वैचू करता है, तो डोंकी ब्रे करता है। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हैन क्या करती है, स्क्वीक क्या होता है, स्क्वीक कौन करता है, स्क्वीक चूहा करता है, माउस करता है। चप बर्ड करती है, ठीक है। क्रोप मेंढक करता है। तो आपको सही ऑप्शन पता है क्या करता है। तो इसमें क्या है, आपका डिक्शनरी का भी एक इस्तेमाल होगा, वर्बल एनालॉजीज में। तो ये याद रखिए कि भैया क्या क्या आने वाला है। डोंकी ब्रे करता है, तो ब्रे आपको पता चल गया, नहीं पता था तो फिर पता चल गया। ऐसे ही आप कई सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो लेटर एनालॉजीज आपके लिए कोई बड़ी की चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मूविंग नेचर, यानी कि मूविंग करने का नेचर क्या है। जैसे स्नेक रेंगता है, ठीक है। कैंगारू हॉप करता है, जंप करके चलता है कुछ। तो यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है, कैंगारू हॉपिंग। तो स्नेक क्या कर रहा है, जो मूविंग नेचर है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो नेचर है, वो कैंगरी को हॉपिंग कहलाता है, ठीक है। हॉपिंग कहलाता है। तो स्नेक का क्या होगा, मूव करने का नेचर, शिफ्ट करने का नेचर क्या होगा। तो एक क्रॉलिंग दिया, क्रॉलिंग यानी रेंगने ही होता है, तो इसका ऑप्शन तो क्रॉलिंग ही है। मैंगूस कुछ और होता है, पॉइजनस यानी जहर होता है, बाइट यानी कि काटना होता है।
तो आपको पता है कि इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो इस तरीके के लेटर एनालॉजीज आएगी। दूसरा देखते हैं मेजरिंग इक्विपमेंट, जैसे बैरोमीटर, प्रेशर दे रखा है, यानी कि बैरोमीटर जो है, यानी कि इनका रिलेशनशिप ये है कि ये इक्विपमेंट है तो ये इसको नापने के लिए, यानी कि ये इक्विपमेंट किस में यूज़ हो रहा है, प्रेशर को नापने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ऑडोमीटर किस में यूज़ होता है, ऑडो से मतलब आप स्मेल में ना जाए, ऑडोमीटर कहाँ लगा रहता है, गाड़ियों में लगा रहता है। गाड़ियों में किसके लिए लगा रहता है, स्पीड को नापने के लिए। लेंथ को नापने के लिए इंच टेप होता है, ठीक है। स्केल होती है, टाइम के लिए क्या होता है, क्लॉक होती है, ठीक है। टाइमर होता है, वेट के लिए आपके वेइंग मशीन होती है। तो आपको पता है कि ये स्पीड होने वाला है। दूसरा क्या दे रखा है, इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। तो एक छोटा सा पीडीएफ याद रखें कि भाई इन्वेंशन देख लें, इन्वेंटर्स देख लें कि भाई हेलीकॉप्टर किसने बनाया, बाइसिकल किसने बनाई है, कई सारी चीज़। इसमें क्या दे रखा है आपको, ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया है, तो गैलीलियो गैलीली ने क्या बनाया है, ठीक है भैया, टेलीस्कोप बनाया। तो याद रखिए टेलीविज़न किसने बनाया है, जेट इंजन किसने बनाया है, स्विंग मशीन किसने बनाई है। तो इन 4 ऑप्शन के भी आप इन्वेंटर्स याद कर लें, ठीक है। जेट इंजन का आपको पता होगा, बहुत ईजी है, जेम्स वाट है। करंट कंट्री एंड देयर नेशनल स्पोर्ट्स। तो जापान में सूमो खेला जाता है, सूमो रेसलर देखे होंगे, तो वैसे ही एक खेल होता है सूमो, ठीक है। जो भी वो लड़ाई झगड़ा रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग कुश्ती जैसी करते हैं, भारी भारी लोग होते हैं। तो जापान का नेशनल स्पोर्ट क्या है, सूमो है, ठीक है। तो इंडिया का क्या है, आपको याद रखना है, इंडिया का कबड्डी तो है नहीं है, ठीक है। इंडिया का क्या है आपको पता होना चाहिए, हॉकी, अभी तक तो है, हॉकी ही है नेशनल स्पोर्ट। अमेरिका का क्या है, अमेरिका का बेसबॉल होता है, रग्बी नहीं होता है। रग्बी फुटबॉल ज़्यादातर खेला जाता है वहाँ पर। जमाइका में एथलीट्स होते हैं, दौड़ा भागी ज़्यादा होती है। बेसबॉल अमेरिका का चलता है। और भूटान का आर्चरी इज़ द राइट ऑप्शन, तो डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब्जेक्ट एंड देयर स्टडी है। तो बॉटनी जो स्टडी है वो किसके लिए होती है, प्लांट्स के लिए होती है। तो थर्मोडायनामिक्स किसके लिए होगी आपकी, प्रेशर के लिए नहीं होगी, मास के लिए नहीं होगी, क्लाइमेट के लिए नहीं होगी, हीट के लिए होती है। थर्मो यानी थर्मल, रिलेटेड टू हीट, ठीक है। तो यहीं पे आपकी एनालॉजी समाप्त होती है। कितने तरीके की एनालॉजी थी, रिवाइज कर लें आप, एक बार और देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएं, आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एनालॉजीज आपकी आती है एग्ज़ाम में, और आपकी लेटर एनालॉजीज आती हैं। वर्बल एनालॉजीज थोड़ा कम आती हैं, लेकिन फिर भी याद करें। वर्बल एनालॉजीज के लिए आपको डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेटर एनालॉजीज के लिए केवल पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स याद रखें। नंबर एनालॉजीज के लिए आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट तो याद रखने ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उनके बीच में रिलेशनशिप जो भी सेटअप होता है, उनके बेसिस पे आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। और हमारे चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। एनालॉजीज यहीं पे ख़त्म होती हैं। थैंक यू।